जय हिंद डॉक्टर। कहां तक पढ़ा दिया था? अच्छा ये बता दिए थे, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा फटाफट जवाब देना। मॉड्यूल में होमवर्क मैं आपको है ना कल दे दूंगा। कल फर्स्ट ऑर्डर खत्म हो जाएगा अपना, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के दोनों के एक साथ मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, ताकि अभी होमवर्क भी दूंगा ना मैं आपको, तो आपको पता है जीरो ऑर्डर के ही दूंगा। तो बिना सोचे समझे, बिना देखे आप सारे वही वाले फॉर्मूले लगाओगे, है ना, दिमाग भी लगाने की कोशिश नहीं करोगे। तो मैं आपको कल दोनों के होमवर्क दे दूंगा। संडे आपके पास टाइम मिल जाएगा, सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा, है ना। अच्छा फर्स्ट ऑर्डर की अगर बात करूं एग्जांपल्स की, फर्स्ट ऑर्डर का पहला एग्जांपल क्या था? ऑल रेडियोएक्टिव डीके। सेकंड एग्जांपल हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। थर्ड एग्जांपल inversion of cane sugar। चौथा एग्जांपल decomposition of NH4 NO2 Cl2O7 H2O2 N2O N2O5। पांचवा एग्जांपल हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन। हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन। अच्छा जीरो ऑर्डर का एग्जांपल सोच लो आराम से। पहला एग्जांपल एंजाइम वाली रिएक्शन। तीसरा एग्जांपल मेटल के सरफेस पे होने वाली रिएक्शन। तीसरा एग्जांपल फोटोकेमिकल रिएक्शन। और चौथा एग्जांपल एसीटोन ब्रोमीन वाली रिएक्शन। अच्छा जीरो ऑर्डर का एक्सप्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। इंटीग्रेटेड केटी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस टी हाफ का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? ए नॉट अपॉन 2k। और टी 100% का क्या हो जाएगा? ए नॉट बाई के। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर देखेंगे अपन। एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन मान लेते हैं A गिव्स B, और ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था टाइम t इज इक्वल टू 0 पर इसका कंसंट्रेशन अपन ने स्मॉल a माना था, B का कितना हो जाएगा 0। टाइम t इज इक्वल टू t पर a माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा x, ठीक है। और अपन ने अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको किससे रिप्रेजेंट करा था? a नॉट से, और इसको रिप्रेजेंट करा था अपन ने at से, ठीक है। अब याद करो लास्ट क्लास में अपन ने डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन लिखा था। क्या लिखा था? R इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1। ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन थी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों टर्म्स को कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है। जब इन दोनों टर्म्स को कंसिडर करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए। अब मुझे एक चीज समझ में आती है, अगर इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है, मुझे डी बाई डी टी फॉर्म रिमूव करना पड़ेगा, और डी बाई डी टी फॉर्म रिमूव करने के लिए मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जो सेम टर्म्स है उनको एक तरफ लेना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, माइनस डी ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू के डी टी। अब दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया? इंटीग्रेट कर दिया। यहां पर टाइम वाली टर्म है, टाइम कहां से कहां जा रहा है? 0 से टी तक जा रहा है। टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर ए का कंसंट्रेशन कितना है? ए नॉट। और टाइम टी इज इक्वल टू टी पर ए का कंसंट्रेशन कितना है? ए टी। मुझे एक बात बताओ, 1 अपॉन ए का इंटीग्रेशन क्या होगा? एल एन ए होगा। तो माइनस माइनस एल एन ए कहां से कहां तक? ए नॉट से ए टी तक इज इक्वल्स टू के टी कहां से कहां तक? 0 से टी तक। के तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपन क्या करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, या लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट। तो ये हो जाएगा माइनस एल एन ए टी माइनस एल एन ए नॉट इज इक्वल टू के टी माइनस 0। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हो जाएगा एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए टी इज इक्वल टू के टी।
अब मुझे पता है log a माइनस log b क्या होता है, तो ये हो जाएगा ln a नॉट अपॉन at इज इक्वल टू kt। ये इक्वेशन क्या कहलाएगी? बिल्कुल सही कह रहे हो, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड क्यों? इंटीग्रेशन करने के बाद ऑब्टेन हुई है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और एक्सप्रेशन। ठीक है, अच्छा अब इस लॉग वाली टर्म को अगर अपन खोलें तो यहां पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है? बेस कौन सा है, ई या 10? बेस ई है। इसको खोलेंगे कैसे? यहां पर जो बेस ई है ये दूसरी तरफ जाएगा, ये दूसरी तरफ जाएगा और इसको धक्का मारेगा और ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो होगा क्या? ये हो जाएगा ए नॉट अपॉन ए टी इज इक्वल टू ई की पावर के टी, यही होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। ये चीज समझ में आ रही है? ए टी को इधर लिया, ई की पावर के टी को इधर लिया, ऊपर जाएगा तो ई की पावर माइनस के टी इंटू ए नॉट हो जाएगा। फिर दोनों को मैंने क्या कर दिया, इधर उधर कर दिया, तो ये आ गया, है ना। अब इस इक्वेशन को अपन याद रखेंगे, क्यों? क्योंकि किसी की भावना इसके साथ जुड़ी हुई है। किसकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं? विलहेल्मी की। तो इसीलिए इस इक्वेशन का नाम क्या है? विलहेल्मी इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसको? तो ये दूसरा एक्सप्रेशन हो गया। अब मुझे एक चीज समझ में आती है, अपन को जो लॉग की वैल्यूज याद है वो बेस 10 के लिए याद है, बेस ई के लिए याद नहीं है। और यहां पर अपन ने एक्सप्रेशन जो लिखा है वो बेस ई वाला लिखा है। तो अगर इसको बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2.303 से क्या करना है? मल्टीप्लाई दोनों तरफ, इधर या उधर, इधर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा एक्सप्रेशन के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए नॉट अपॉन ए टी। ठीक है, अच्छा चाहे तो अपन ए नॉट की वैल्यू ए पुट कर सकते हैं और ए टी की वैल्यू ए माइनस एक्स पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा एक टर्म अपन ने पढ़ी थी, हाफ लाइफ पीरियड। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी हाफ से और टी 50% से, है ना। अब इसको अपन ने डिफाइन तो कर लिया था जीरो ऑर्डर में, बार बार डिफाइन नहीं करेंगे। मुझे तो इसका मतलब बता दीजिए आप। आधा रिएक्टेंट कितनी देर में खत्म हो रहा है उसे बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, तो अगर मेरे से यहां पर कोई बोल दे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को अपन ने रिप्रेजेंट करा था ए नॉट से, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को अपन ने रिप्रेजेंट करा है एटी से। तो अगर मेरे से कोई बोल दे हाफ लाइफ पीरियड की बात करें, हाफ लाइफ पीरियड की, तो इनिशियल कंसंट्रेशन है ए नॉट। हाफ लाइफ पीरियड का मतलब क्या होता है? रिएक्टेंट आधा खत्म हो गया तो बचा कितना? आधा बचा। इनिशियली रिएक्टेंट था ए नॉट, तो खत्म कितना हुआ होगा? ए नॉट बाय 2, तो बचा कितना होगा? तो एटी की वैल्यू क्या बताता है, कितना बचा या कितना खत्म हुआ? कितना बचा, कितना बचा। टाइम टी पर कंसंट्रेशन कितना है, तो ये हो जाएगा ए नॉट बाय 2। अब ये वैल्यूज कहां पर रखोगे? यहां पर। ठीक है, तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? के टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 लॉग इनिशियली ए नॉट, फाइनल कंसंट्रेशन ए नॉट बाय 2। ये 2 ऊपर जाएगा तो log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। ठीक है, तो ये हो जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3010 डिवाइडेड बाय के। अब आपको पता है मेरी कैलकुलेशन बहुत ही शानदार है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं टी हाफ इज इक्वल टू, जब इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 0.693 बाय के। ठीक है ना। अच्छा ये तो ही हाफ लाइफ पीरियड की बात।
अपन यहां पर T3/4 भी कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, T3/4 को क्या लिखूंगा? T75%। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को अपन ने रिप्रेजेंट करा है A0 से, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को अपन ने रिप्रेजेंट करा है AT से, तो आप मुझे बता सकते हो T3/4 का मतलब क्या होगा? 3/4 रिएक्टेंट खत्म हो गया, बचा कितना? 1/4 बचा है। अच्छा, इनिशियल था A0, खत्म कितना हुआ होगा? 3A0/4। खत्म कितना होगा? 3A0/4। तो बचा कितना होगा? A0/4। तो AT की वैल्यू क्या रखूं, 3A0/4 या A0/4? A0/4। जो बचा है उसे बोलते हैं AT। तो ये हो जाएगा A0/4। ये वैल्यू यहां पर प्लेस करो, तो ये हो जाएगा KT3/4 इज इक्वल टू 2.303 लॉग। इनिशियल कितना है? A0। फाइनल कंसंट्रेशन कितना है? A0/4। एक बार ही कट रहा है ना, ऐसे करोगे तो पूरा ही काट दूंगा। ये जो 4 है ये ऊपर चला जाएगा, है ना। log 4 को क्या मैं लिख सकता हूं? 2 log 2 लिख सकता हूं ऐसा। तो ये हो जाएगा T3/4 इज इक्वल टू 2.303 log 2 इंटू 2। ये चीज समझ में आती है? अरे इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 log 2 लिख सकता हूं ना इसको ऐसे, डिवाइडेड बाय के। अच्छा मुझे एक बात बताओ, T3/4 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 2.303 इंटू 2, है ना, इंटू 0.3010 लिख सकता हूं ऐसे। अब आप ये देखो, ये और कुछ नहीं, ये यही है। बात समझ में आ रही है ना। तो आपको पता है मेरी कैलकुलेशन, ये हो जाएगा 1.386 डिवाइडेड बाय के। तो मैं कह सकता हूं T3/4 क्या हो जाएगा? 1.386 डिवाइडेड बाय के, या मैं कह दूं 2 टाइम्स T12। ये बात समझ में आ रही है? कॉपी करो फटाफट। अच्छा एक चीज और देख लो, अब यहां पर अपन ने बहुत सारे एक्सप्रेशन लिख दिए, है ना। याद कौन सा करना है? एक तो विलहेल्मी वाला याद रखेंगे, ठीक है। ये वाला इसलिए याद नहीं रखेंगे क्योंकि अपन इससे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ln बेस ई की वैल्यू अपन को नहीं पता। अपन कौन सा याद रखेंगे? बेस 10 वाली वैल्यूज। तो बेस 10 वाला एक्सप्रेशन याद करेंगे। फिर अपन को याद करना है T12 T3/4। किसको? नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज लेनी पड़ेगी। कॉपी करिए इसको। ये T3/4 मैं नीचे लिख देता हूं। T3/4 इज इक्वल टू 1.386 डिवाइडेड बाय के इज इक्वल टू 2 टाइम्स T12। लिख लिया?
लिख लिया। हाँ, ये तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो बना ही लोगे उसी समय, है ना। इसकी बात करें तो यहां से यहां तक तो आ ही सकते हो। बेसिकली है क्या, बेस 10 है, बेस ई में लाना है, वैसे यूज होगा नहीं, है ना। तो और ये तो काम आएगा ही नहीं, सेम ही है दोनों, सिर्फ वैल्यूज प्लेस करी है मैंने ए नॉट और एटी की। तो ये याद कर लेना, और याद करो मैंने आपको बताया था लेफ्ट हैंड साइड पे ये हमेशा केटी ही रहेगा। फर्स्ट ऑर्डर में केटी, जीरो ऑर्डर में केटी, आगे भी अपन कोई सा भी ऑर्डर देखेंगे वहां पर भी केटी रहेगा, अपन को आरएचएस याद रखना पड़ेगा। हो गया। 3/4, 3/4 अभी थोड़ी देर में याद हो ही जाएगी अपने आप ही, है ना। बता दूंगा मैं अब क्या। नहीं नहीं, वैसे भी करनी पड़ेगी, मैं अपने आप करवा दूंगा, देखना, है ना। याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी वो फिर, कभी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, एक बार ये एक्सप्रेशन बोलते हैं, केटी इज इक्वल टू 2.303 log a नॉट अपॉन 80। बोलो 5 बार, केटी इज इक्वल टू 2.303 log a नॉट अपॉन 80। KT is equals to 2.303 log A naught upon 80. KT is equals to 2.303 log A naught upon 80. KT is equals to
दो बार और। KT is equal to 2.303 log A naught upon AT. Will help me equation. AT is equals to A naught e की power minus KT. AT is equals to A naught e की power minus KT. बोलो 5 बार। E की power minus KT. AT is equals to A naught e की power minus KT. AT is equals to AT is equals to AT is equals to T half का फॉर्मूला हो जाएगा 0.693 बाय K. T half is equals to 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 T half मैं नहीं लगाने आऊंगा, पूरा बोलो। T half is equals to 0.693 by K. T half is equals to और T 3/4 क्या हो जाएगा? 2 times T half. T 3/4 क्या हो जाएगा? 2 times T half. ये बात समझ में आ रही है? Will help me equation बताना। AT is equals to A naught e की पावर minus KT. ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बनाना। KT is equals to log A naught upon, वापस से बोलना, A naught upon AT. T half का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? 0.693 बाय 0.3 बाय K. अब इधर देखो, T 100% कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, T 100% का मतलब क्या होता है? 100% रिएक्टेंट खत्म हो गया, तो बचा कितना? मतलब मैं कह सकता हूं फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को मैं रिप्रेजेंट करता हूं 80 से, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और ये प्लेस कहां पर करेंगे अपन? KT 100% इज इक्वल्स टू, बोलना फॉर्मूला, 2.303 लॉग A नॉट अपॉन 80 की जगह 0, इनफाइनाइट log infinite 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 into 2.303 infinite infinite divided by K. T 100% आ गया infinite। इसका मतलब क्या होता है? क्या रिएक्शन कभी खत्म होगी? कभी खत्म नहीं होगी। दुनिया में पता है लोग क्या कहते हैं? ऐसा काम करके जाओ जो जिंदगी भर होता रहे, आप रहो या ना रहो, होता रहे। जिंदगी में क्या करना? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शुरू करके चले जाना, ये चलती रहेगी भले आप रहो या ना रहो, है ना। लोग याद करेंगे कोई चला कर गया था, बंदी नहीं होनी है ना। T 100% क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। कौन सी रिएक्शन होती है? अरे बहुत बढ़िया, T 100% इनफाइनाइट। कौन सी रिएक्शन होगी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। गोचू एग्जाम्पल बताओ। मजा आ गया, सुनकर मजा आ गया। रेडियो एक्टिविटी, हाँ ऑल रेडियो, बहुत अच्छी बात। इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शंस, केमिकल इक्विलिब्रियम, रिवर्सिबल रिएक्शन, क्या कभी खत्म होगी? नहीं। फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होती रहेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होती रहेगी, कभी फिनिश ही नहीं होगी, है ना। तो हो सकता है कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शंस हो वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करें, हो सकता है ना। अच्छा अच्छा मुझे एक बात बताओ, यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के, अच्छा जनरल यूनिट क्या होती है? मोल, चलो अभी रुको बताता हूं। मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स, यही होती है। अच्छा यहां पर n की वैल्यू क्या पुट करोगे? पुट करो मोल लीटर इनवर्स की पावर, तो रह क्या जाएगा? तो मैं कह सकता हूं यूनिट क्या हो जाएगी? टाइम इनवर्स, ठीक है। अब यहां पर अपन को क्या देखना है? ग्राफ। याद करो लास्ट क्लास में बताए थे, हेल्प करोगे? log 80 वर्सेस t के बीच में पहला स्टेप क्या होगा? आराम से बोलो, आराम से। पता है बहुत इरिटेशन होता है ऐसे चीख चीख के बोलते ना, आराम से बोलो, प्यार से,
है ना, अपन को किसी को सुनाना नहीं है। पता चला दूसरे बैच में भी वहां पे यही चल रहा है। पहला स्टेप क्या था, वर्सेस के पहले वाली टर्म y एक्सिस पर, वर्सेस के बाद वाली टर्म x एक्सिस पर। दूसरा स्टेप क्या था, इन दोनों टर्म्स को रिलेट करने वाली इक्वेशन kd इज इक्वल टू 2.303 log a0 अपॉन 80, है ना, रिलेट करने वाली इक्वेशन लिख दी। तीसरा स्टेप क्या था, y एक्सिस पे जो टर्म है उसको एक तरफ ले लो। अब देखो एक तरफ कैसे ले रहा हूं, मैंने क्या लिखा, kt अपॉन 2.303 इज इक्वल टू, लिख सकता हूं log a0 माइनस log 80, लिख सकता हूं ऐसे, इसको एक तरफ ले लो, ये हो जाएगा log 80 log a0 माइनस kg अपॉन 2.303, यही होगा। ये कहां पर है, y, t कहां पर है, इसके साथ वाली टर्म m, इन दोनों टर्म्स के अलावा कुल मिलाकर जितनी भी टर्म इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस रिप्रेजेंट करेंगे c से। मुझे एक बात बताओ, इंटरसेप्ट पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव है, ये रही पॉजिटिव। स्लोप क्या है, नीचे जाएगी ऊपर जाएगी, और स्लोप कितना नेगेटिव है, k अपॉन 2.303। एग्जामिनर पता है क्वेश्चन कैसे पूछेगा, स्लोप ऑफ ग्राफ log 80 वर्सेस t इज माइनस फलाना, ठीक है, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, निकाल लोगे। इसकी स्लोप दे रखी है, कोई नेगेटिव वैल्यू दे रखी है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू दे रखी है, आपसे बोला जा रहा है कि रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करके बताओ। अब स्लोप किसके बराबर है, माइनस के अपॉन 2.303 के, जो स्लोप है उसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर देना, रेट कांस्टेंट आ जाएगा। इसका इंपॉर्टेंस ये है ना, और स्लोप नेगेटिव ही दे रखी थी, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको क्या करना है, अल्टीमेटली स्लोप को 2.303 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये तो एक ग्राफ हो गया। दूसरे ग्राफ की बात करते हैं, log a0 अपॉन 80 वर्सेस t, वर्सेस से पहले वाली टर्म y पर, बाद वाली टर्म, इन दोनों टर्म्स को रिलेट करने वाली इक्वेशन ये रही। क्या ऐसे बोल सकता हूं, kt अपॉन 2.303 log a0 अपॉन 80, बोल सकता हूं ऐसे, ज्यादा डायरेक्ट हो गया क्या, कोई बात नहीं, बहुत टाइम है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्सप्रेशन था, है ना, इन दोनों टर्म्स को रिलेट करने वाली इक्वेशन लिख दी। दूसरा स्टेप ये था। तीसरा स्टेप क्या था, y एक्सिस पे जो टर्म है उसको एक तरफ ले लो, ले लो, log a0 अपॉन 80 इज इक्वल टू kt अपॉन 2.303। अब देखो बन गया ग्राफ, ये कहां पर है, y पर, t कहां पर है, इसके साथ क्या है, सर इंटरसेप्ट कहां है, 0 है। बात समझ में आ रही है, मतलब जो स्ट्रेट लाइन है शुरू कहां से हो रही है, ओरिजिन से। स्लोप क्या, पॉजिटिव या नेगेटिव, स्लोप हो जाएगा पॉजिटिव, और ये हो जाएगा k अपॉन 2.303। बात समझ में आ रही है, अच्छा इतना, t हाफ वर्सेस a0, y एक्सिस पे क्या आएगा, x एक्सिस पे क्या आएगा, इन दोनों टर्म्स को रिलेट करने वाली इक्वेशन t हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k, a0 नहीं है, k है, ठीक है। हाँ, दूसरा स्टेप क्या था, इन दोनों टर्म्स को रिलेट करने वाली इक्वेशन, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या था, y एक्सिस पे जो टर्म है उसको एक तरफ ले लो, पहले से ही मौजूद है, मतलब ये कहां पर, y पर, और ये क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट ही तो है ये। अब आप मुझे बताओ, टी हाफ जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, क्या इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है, और टी हाफ दिखाई दे रहा है एक कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि मुझे पता है ये जो k है किस बात पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर और कैटलिस्ट। क्या कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, मतलब ये वैल्यू क्या है, एक पॉजिटिव कांस्टेंट वैल्यू है। मतलब मैं कह सकता हूं टी हाफ एक कांस्टेंट वैल्यू है, और वैल्यू भी कैसी है, पॉजिटिव वैल्यू है। क्या इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी,
इसको बढ़ाओ या घटाओ, ये तो इतनी ही रहेगी, मतलब ये लो। बात समझ में आ रही है? ये क्या है? कांस्टेंट वैल्यू। और इसको समझ कैसे सकते हैं? इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 0 टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये कहां पर है? एक्स पर। इसके साथ वाली टर्म स्लोप, स्लोप क्या है? 0। मतलब मैं कह सकता हूं टेन थीटा 0, टेन थीटा 0 मतलब थीटा 0, थीटा 0 मतलब स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बात समझ में आ रही है? वैसे लिखो या मत लिखो एक ही बात है, ठीक है? अच्छा, ये लिख लिया था क्या? कॉपी करो इसको। मैंने स्लोप का सिग्निफिकेंस ये बताया था, अगर सपोज करो बोल दे इस ग्राफ का स्लोप आपको गिवन है क्वेश्चन में, ऐसा बोल रहा है स्लोप ऑफ लॉग 80 वर्सेस टी इज, मान लो -10, है ना? ऐसा दे दिया -10 है, इस कर्व का जो स्लोप है -10 है। अब आपसे पूछा जा रहा है रेट कांस्टेंट बताओ, है ना? रेट कांस्टेंट आपसे पूछ रहा है। अब स्लोप जब तक अपन को पता नहीं होगा तब तक अपन रेट कांस्टेंट नहीं बता सकते। इसका स्लोप कितना दे रखा है? -10, ठीक है? रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा? -10 इंटू 2.303, माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो गया, तो 10 इंटू 2.303, के की वैल्यू क्या आ जाएगी? 23.03। सेकेंड इनवर्स या आप कह दो टाइम इनवर्स, है ना? हाँ, अभी तो कहते हैं इंडिपेंडेंट है। रिलेट करें और इंडिपेंडेंट है, लिख लो। ये आप बता दो कहाँ है। याद करो जीरो ऑर्डर में भी ऐसा करा था, रेट और कंसंट्रेशन के बीच में अपन रिलेशन निकाला था, आर इज इक्वल टू के। इनफाइनाइट टाइम पे खत्म होती है रिएक्शन। ये लिख लिया होगा। जिसने इसको लिख लिया वो क्या करो, मुझे 80 वर्सेस टी का ग्राफ अब प्रिडिक्ट करो क्या होगा। 80 वर्सेस टी,
वर्सेस से पहले वाली टर्म y एक्सिस पे वर्सेस के बाद वाली टर्म x एक्सिस पे, दोनों टर्म्स को रिलेट करने वाली इक्वेशन बता दो मुझे। मुझे at और t की इक्वेशन चाहिए, log at की नहीं चाहिए। विलहेल्मी इक्वेशन at इज इक्वल्स टू a नॉट e की पावर माइनस kt। प्रेडिक्ट करो ग्राफ कैसा होगा। ये लिख लिया, फर्स्ट तो ग्राफ बना दिया होगा। बनाओ फटाफट, फटाफट बनाओ फटाफट। ये वाला भी प्रिडिक्ट करिए आप, और रेट वर्सेस कंसंट्रेशन वाला भी प्रिडिक्ट करिए। देखो मुझे नहीं लगता ग्राफ में कोई दिक्कत आएगी आपको, बन जाएंगे ना ग्राफ। ऑनलाइन भी सब सही आंसर दे रहे हैं, दोनों ग्राफ प्रेडिक्ट भी कर दिए। हो गया। इंटरसेप्ट क्या है? इंटरसेप्ट कैसे आएगा, मेरे से पूछ रहे हो? नहीं आएगा, आएगा ही नहीं, कहीं कट ही नहीं कर रहा। क्या? अच्छा इधर देख लो अब, ये ग्राफ देखो। देखो यहाँ पर अपन को ग्राफ प्लॉट करना है एटी वर्सेस टी के बीच में, तो एक चीज समझ में आ गई होगी, केटी वाला एक्सप्रेशन क्यों नहीं यूज कर सकते। वहां पर केटी का एक्सप्रेशन जो होगा उसमें एटी अपन को नहीं मिलेगा, अपन को क्या मिलेगा, लॉग एटी मिलेगा। फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करके अल्टीमेटली आएगी यही, अल्टीमेटली आनी तो यही इक्वेशन है। ठीक है, बेस ई की बात करें अपन, लॉग बेस ई की, तो आएगी तो यही वैल्यू। ठीक है, अब अगर यहां पर बात करें अपन, तो अगर थोड़ा सा भी आपको आइडिया है एक्सपोनेंशियल कर्व्स का, तो आप डायरेक्टली प्रेडिक्ट कर सकते हो। डायरेक्टली कैसे प्रेडिक्ट करोगे, ये वैल्यू कहां पर है, y पर, और t कहां पर है, x पर। तो थोड़ा बहुत आप ऐसे कह सकते हो, ये इक्वेशन जो है वो ऐसी नजर आ रही है, y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स जैसी नजर आ रही है। और अगर आपको इसका कर्व पता है तो डायरेक्टली खींच दो, है ना, बहुत अच्छी बात है, पता है तो। पर मेरे को पता ही नहीं है ना, मेरे को नहीं आता, है ना, नहीं आता मेरे को। तो अपन क्या करेंगे, कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए या आप कर्व प्रिडिक्ट नहीं कर पाओ, आप क्या करो, कर्व के एंड पॉइंट्स निकाल लो, एंड पॉइंट्स। हाँ, थोड़ा तो ये तो पता होगा कि एक्सपोनेंशियल कर्व है तो घुमावा बनेगा। अब घुमावा ऐसे बनेगा या कैसे बनेगा ये नहीं पता,
पर ये पता है घुमा हुआ बनेगा, स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनेगी। ठीक है, तो आप क्या करो, एंड पॉइंट्स निकाल लो। एंड पॉइंट्स कैसे निकालोगे? पुट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, तो आपके पास क्या आ जाएगा? इंटरसेप्ट आ जाएगा कर्व का y एक्सेस पर। t0 पुट करो, e की पावर 0, किसी की पावर 0 1, मतलब 80 किसके बराबर आ गया? a0 के बराबर आ गया। मतलब कर्व यहां से शुरू हो रहा है, कोई पॉजिटिव वैल्यू है a0। ठीक है, अब स्टार्टिंग पॉइंट अपन ने निकाल लिया, एंड पॉइंट निकाल लेते हैं। t की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? इनफाइनाइट। ठीक है, पुट t इज इक्वल टू तो नहीं बोलेंगे, t टेंड्स टू इनफाइनाइट, इज इक्वल टू बोलना गलत हो जाएगा, है ना। t को इनफाइनाइट पुट करो। अब कैसे पुट करोगे? देखो यहां पर इस एक्सप्रेशन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, at इज इक्वल टू a0 e की पावर kt। अब थोड़ा आसान हो जाएगा, वहां पर थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। अब आप मुझे बताओ, t को पुट करो इनफाइनाइट, किसी की पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, यहां पर डिनोमिनेटर इनफाइनाइट हो गया, मतलब समथिंग अपॉन इनफाइनाइट 0। तो मैं कह सकता हूं 80 क्या हो जाएगा? यहां पर 0 हो जाएगा। मतलब इनफाइनाइट टाइम पे जाके रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 0 हो रहा है ना। मतलब ये जो कर्व होगा ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस भागेगा और कहां पे जाके टकराएगा? इनफाइनाइट पे, और घुमा हुआ और बनेगा तो ये कुछ ऐसे बनेगा। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को? ये वाला ये वाला कर्व देखते हैं। पहला स्टेप क्या हो जाएगा? वर्सेस के पहले वाली टर्म y पर, वर्सेस के बाद वाली टर्म x पर। दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा? इन दोनों टर्म्स को रिलेट करने वाली इक्वेशन, ये क्या हो जाएगा? r इज इक्वल टू k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर 1। ये बात समझ में आ रही है? और तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा? y एक्सिस पे जो टर्म है उसको एक तरफ ले लो, बाकी सारी टर्म्स को दूसरी तरफ ले लो, पहले से ही मौजूद है। तो ये क्या हो गया? y, ये हो गया x, x के साथ वाली टर्म स्लोप। सर इंटरसेप्ट कहां है? ये रहा। मतलब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, शुरू कहां से हो रही है? ओरिजिन से। स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव? और पॉजिटिव भी कितना पॉजिटिव? के बराबर। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, कॉपी करो फटाफट। हेडिंग लिखेंगे डिग्री ऑफ डिसो, शाबाश। सिएशन रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा से। तो यहां पर अपन को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की क्या करनी है? कैलकुलेशन करनी है। कहीं ये नाम पढ़ रखा है आपने? केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ रखा है। फॉर्मूला पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्या होता है? बिल्कुल सही कह रहे हो, मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स टेकन, यही होता है। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स डिसोसिएटेड, मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स टेकन। ठीक है, लिख लिया? फटाफट लिखो, इसको देखेंगे। अच्छा, अगर इस फॉर्मूले की बात करूं मैं, अल्फा इज इक्वल्स टू मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स टेकन, इस फॉर्मूले को मैं क्या कर रहा हूं? थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं। मॉडिफाई करके क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? कंसंट्रेशन डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन टेकन, लिख सकता हूं ऐसे, कंसंट्रेशन डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन टेकन। पहले यहां पर दिखाई दे रहा है ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, तो अब मैं क्या कर सकता हूं? वॉल्यूम से ऊपर नीचे मैंने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ऊपर नीचे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे वाला वॉल्यूम इसको क्या बना देगा? कंसंट्रेशन। ऊपर वाला वॉल्यूम इसको क्या बना देगा? कंसंट्रेशन।
मतलब मैं कह सकता हूं अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन टेकन। मुझे एक बात बताओ, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपन ने क्या माना था, ए नॉट। फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपन ने क्या माना था, 80। इसका मतलब क्या है, इनिशियली रिएक्टेंट था ए नॉट, अब रह गया 80। कितना था इनिशियली, ए नॉट था, अब कितना रह गया 80, तो खत्म कितना हुआ, ए नॉट माइनस 80 है, 80 माइनस ए नॉट, ए नॉट माइनस 80 क्या हो गया, खत्म हो गया। तो मैं कह सकता हूं कंसंट्रेशन, कंज्यूम्ड बोलो या डिसोसिएटेड बोलो एक ही बात है, कंसंट्रेशन डिसोसिएटेड किसके बराबर हो जाएगा, ए नॉट माइनस 80 के बराबर। ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर दो, अल्फा इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन डिसोसिएटेड कितना हो जाएगा, ए नॉट माइनस 80 अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन टेकन ए नॉट। क्या इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 80 अपॉन ए नॉट, लिख सकता हूं ऐसे। अब आप मुझे बताओ 80 अपॉन ए नॉट को क्या लिखूं, लड्डू। मुझे 80 अपॉन ए नॉट चाहिए, लॉग 80 अपॉन ए नॉट नहीं चाहिए। हाँ, ई की पावर माइनस के टी, विल हेल्प मी क्या थी, 80 इज इक्वल्स टू 80 इज इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, 80 अपॉन ए नॉट की, तो ये आ जाएगा अल्फा इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी। कॉपी करो इसको और फटाफट करो। नोट डाल के पॉइंट लिखेंगे अपन। सुनते जाना, है ना, लिखते भी जाना। देखो, अपन ने जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा था तो अपन ने हर एक फॉर्मूला का डेरिवेशन देखा था, फॉर्मूले अपन ने याद भी करे थे। पर मैंने आपको बताया था कि हमेशा जरूरी नहीं है कि फॉर्मूले से ही जल्दी आंसर आए। वहां पर अपन ने जल्दी आंसर लाने के लिए एक मेथड देखा था, एक फंडा देखा था, दैट इज यूनिटरी मेथड। और अपन को ये याद है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में अपन यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं, जहां भी लगेगा वहां लगा सकते हैं। वैसे ही अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अपन ने बहुत सारे फॉर्मूले देख लिए, है ना, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का फॉर्मूला देख लिया, विलहेल्मी इक्वेशन देख ली, टी हाफ देख लिया, T34 देख लिया, T100% देख लिया, है ना। फॉर्मूले से तो डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्व होगा ही होगा, पर फर्स्ट ऑर्डर में भी अपन ऐसा कुछ फंडा निकालेंगे ताकि क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाए हवा में, है ना। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जीरो ऑर्डर के रिस्पेक्ट में थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पर ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और अगर यहां पर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना फर्स्ट ऑर्डर में, कि डायरेक्टली हवा में कैसे आंसर निकालेंगे, क्वेश्चन पढ़ते ही कैसे आंसर निकालेंगे, तो मजा आ जाएगा। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं हर एक क्वेश्चन आप ऐसे फंडे से सॉल्व कर सकते हो, हाँ मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। अब वो एक पॉइंट में लिखवा रहा हूं, नोट डाल के लिखना पॉइंट। इस पॉइंट को ही अपन को समझना है अल्टीमेटली 15-20 मिनट तक, है ना। 15 मिनट लगेंगे इसको समझने में, पर एक बार ये अच्छे से समझ में आ गया फिर मजा आ जाएगा। फिर क्वेश्चन मैं बोलूंगा सीधा डायरेक्ट आप आंसर दोगे। पॉइंट लिखना, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन कॉमा, ये लिख लिया ना, ये लिख लिया, अरे सॉरी, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखो आप, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कॉमा, नोट में पहला पॉइंट, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कॉमा, टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ, टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ
time for completion of definite fraction of reaction, time for completion of definite fraction of reaction time for completion of definite fraction of reaction is definite, oh sorry, is same. Time for completion for definite fraction of reaction is same, and it does not depend upon initial concentration of reactant, and it does not depend upon initial concentration of reactant, and it does not depend upon initial concentration of reactant. अभी बनाना मत, मैं एक बार बता देता हूं आपको. कॉपी देना. अगर इतनी सी जगह बची है ना, छोड़ देना पेज, नेक्स्ट पेज पे लिखना. और अगर आधा पेज बचा है तो बना लेना, है ना. आधा या 3/4 भी बचा है ना, 3/4 में पूरी अच्छे से टेबल आ जाएगी, है ना. छोड़ दो, वो भी छोड़ दो आप, है ना. आप क्या करना, फ्रेश पेज से लिखना है इसको. अब इसको देखो, आप कैसे बनाओगे समझ लो एक बार. ये जो पूरा चार्ट है, ये आप सेंटर में मत बनाना, थोड़ा सा लेफ्ट साइड होके बनाना इसको, ऐसे बनाना, ठीक है. लेफ्ट ओरिएंटेड बनाना. आप तो आराम से छोटा सा भी बना सकते हो, मुझे बड़ा बनाना पड़ रहा है क्योंकि वो ऑनलाइन में जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर वैल्यूज नहीं देख पाएंगे, मुझे यहाँ वैल्यूज लिखनी है छोटी छोटी, है ना. तो आपका आराम से यहाँ पर बन जाएगा. अब यहाँ पर अपन 2 कॉलम बनाएंगे, 2 कॉलम, छोटे छोटे कॉलम चाहिए, ज्यादा बड़े बड़े नहीं चाहिए, 2 कॉलम बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है. साथ साथ बनाते रहना फटाफट. फटाफट बनाओ. बस और कुछ नहीं लिखना, ये बन गया. अब इधर देखो, फिर समझ समझ के बनाना. देख लो एक बार इधर.
इसको देख लो एक बार। देखो यहां पर मैंने क्या लिखा है, रिएक्टेंट लेफ्ट, है ना। इनिशियली मान लो रिएक्टेंट कितना है, 100 है ना। रिएक्टेंट कितना है, 100 है। और मैंने क्या करा, रिएक्शन कराई, और कब तक कराई, टी हाफ टाइम तक कराई। रिएक्शन कब तक कराई, टी हाफ टाइम तक कराई। टी हाफ टाइम का मतलब क्या होता है, आधा रिएक्टेंट खत्म हो गया, तो बचा कितना, मतलब 50 बचा। तो यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लग रहा है, टी हाफ लग रहा है। ठीक है, कब, जब इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था, 100। अब मान लो थोड़ी देर के लिए, अब इनिशियल कंसंट्रेशन हो गया 50। वही सेम रिएक्शन है, मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन कितना रख दिया, 50। ठीक है, और मैंने रिएक्शन कराई हाफ लाइफ पीरियड तक। हाफ लाइफ पीरियड तक रिएक्शन कराऊंगा, मतलब आधी खत्म होगी और आधी बचेगी, मतलब बची कितनी, 25। मतलब रिएक्टेंट कितना बचा, 25। यहां से यहां तक आने में भी यही टाइम लगा, टी हाफ, भले ही इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने चेंज कर दिया हो। अब मान लो थोड़ी देर के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन सेम रिएक्शन का 25 है, टी हाफ टाइम तक रिएक्शन कराई, आधा खत्म होगा, आधा बचेगा, मतलब बचा कितना, 12.5। टाइम वापस से उतना ही लगा जितना यहां पर लग रहा था, टी हाफ। अब इनिशियल कंसंट्रेशन 12.5, टी हाफ टाइम तक रिएक्शन कराई, आधी खत्म हुई, आधी बची, तो बचा कितना, 6.25। टाइम कितना लगेगा, टी हाफ लगेगा। अब वापस से मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन है 6.25, टी हाफ टाइम तक रिएक्शन कराओगे, मतलब इसका आधा खत्म होगा, बचेगा कितना, आधा, तो बचा कितना, 3.125। यहां से यहां तक आने में भी टाइम टी हाफ ही लगेगा। ये खास बात है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। खास बात क्या है, सुनना ध्यान से। अगर रिएक्शन डेफिनेट फ्रैक्शन से खत्म हो रही है, तो जो टाइम लगेगा वो सेम होगा। यहां पर रिएक्शन की बात करूं तो आधी 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 हो रही है, तो टाइम सेम लगेगा। 50% से खत्म हो रही है ना, तो टाइम क्या लगेगा, सेम लगेगा, भले ही इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी दे रखा हो। मतलब अपन कह सकते हैं कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 100 से 50 आने में जो टाइम लगेगा, उतना ही टाइम 6.25 से 3.125 आने में लगेगा, क्योंकि यहां पर जो सेम फ्रैक्शन है वो क्या है, 50%, या मैं कह दूं हाफ फ्रैक्शन है, तो टाइम भी क्या लगेगा, सेम लगेगा। ठीक है, सेम फ्रैक्शन से खत्म हो रही है, और फ्रैक्शन कितना है, आधा, तो टाइम क्या लग रहा है, सेम। सपोज करो यहां पर होता 40% से रिएक्शन खत्म हुई, 40% से 40% से 40% से 40% से, तो टाइम क्या लगता, सेम लगता। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है सभी को। ठीक है, याद करो टी हाफ का जो एक्सप्रेशन था वो था 0.693/k, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। तो यहां पर अपन एक पॉइंट कंक्लूड कर सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में अगर डेफिनेट फ्रैक्शन से रिएक्शन खत्म हो रही है तो टाइम सेम लगेगा। अब भले रिएक्शन 10% से खत्म कराओ, कराते जाओ 10% से 10%, 10%, 10%, 10%, टाइम सेम लगेगा। और यही पॉइंट लिखवाया, पढ़ लो एक बार। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, time for completion of definite fraction of reaction is same and it does not depend upon initial concentration of reactant. अगर रिएक्शन डेफिनेट फ्रैक्शन से खत्म हो रही है तो टाइम लगेगा सेम, और इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, अब आगे देखो, यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है टाइम कितना लगेगा, टी हाफ। यहां से लेकर यहां तक आने में जो टाइम लगेगा वो होगा T3/4। अच्छा मुझे एक बात बताओ, T3/4 का मतलब क्या होता है, 3/4 रिएक्टेंट खत्म हो गया, बचा कितना, 100 का 1/4 होता है 25। तो यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगेगा, T3/4। और T3/4 की वैल्यू किसके बराबर है, 2T हाफ के बराबर। और यही अपन ने प्रूव करा था फॉर्मूले से भी। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा आगे सुनो, अगर कोई बोल दे T7/8, तो T7/8 का मतलब क्या होता है, 7/8 खत्म हो गया, बचा कितना, 1/8। तो 100 का 1/8 करोगे तो 12.5 आएगा। तो T7/8 किसके बराबर हो जाएगा, 1 2 3 3D हाफ। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं T15/16, T15/16 का मतलब क्या होता है, 15/16 खत्म हो गया, बचा कितना, 1/16। 100 का 1/16 करोगे 6.25 आएगा। ठीक है, तो आप मुझे बताओ T15/16 कितने टी हाफ हो जाएगा, 1 2 3 4 4 टी हाफ। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं T31/32, ये कितने टी हाफ हो जाएगा, 5 टी हाफ। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात सभी को। ये फ्रैक्शन वाला समझ में आ गया, परसेंटेज वाला समझते हैं। परसेंटेज की बात करूं तो यहां से यहां तक आने में T50% बोलेंगे, यहां से यहां तक आने में क्या बोलेंगे, T75%।
टी 75% का मतलब क्या होता है? 75% खत्म हो गया, बचा कितना? 25। तो टी 75 किसके बराबर हो गया? 2 टाइम्स टी हाफ। सपोज करो किसी ने बोल दिया टी 87.5% कैलकुलेट करो, तो टी 87.5% का मतलब क्या होता है? 87.5% खत्म हो गया, बचा कितना? 12.5। कितना टी हाफ? 3 टी हाफ। टी 93.75 कितना हो जाएगा? 4 टी हाफ। और टी 96.875% हो जाएगा 5 टी हाफ। अब एग्जामिनर पता है क्वेश्चन कैसे पूछेगा? एग्जामिनर कहेगा टी हाफ किसी रिएक्शन की आपको गिवन है 10 मिनट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और टी हाफ आपको कितना गिवन है? 10 मिनट्स गिवन है। कैलकुलेट टी 15/16। कैलकुलेट टी 15/16 कितना हो जाएगा टाइम? टी हाफ कितना है? 10, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 40 आ जाएगी। ये चीज समझ में आ रही है? टी हाफ आपको दे रखा है 10 मिनट, निकालने को क्या कह रहा है? टी 15/16। टी 15/16 कितनी टी हाफ होती है? 1 2 3 4, 4 टी हाफ मतलब 40 मिनट। निकल रहा है ना आंसर? अगर इसी चीज को फॉर्मूले से करोगे तो 2 बार फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। एक टी हाफ वाला यूज करना पड़ेगा ताकि के आए, फिर केटी वाला एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा, केटी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए नॉट अपॉन 80, फिर यहां पर एक लॉग भी सॉल्व करना पड़ेगा। 2 फॉर्मूले साथ ही साथ लॉग की कैलकुलेशन, तब जाके आंसर आएगा। डायरेक्ट आंसर आ रहा है। बात समझ में आ रही है? अब सर एक बात बताओ। बहुत बढ़िया, टी 15/16 4 टी हाफ, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, जब क्वेश्चन आएगा तो ये बनाने बैठेंगे? अगर अभी कोई बोल दे टी 31/32 क्या होगा, हम देख के तो बता सकते हैं, हाँ 5 टाइम्स टी हाफ। पर जब एग्जाम में करेंगे तो कहां से बनाएंगे? अब अगर इतना बनाने बैठ गए तो इससे अच्छा तो क्वेश्चन फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे। हैं? समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूं? घुस रहा है भेजे में? बार बार ये बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बताया था, है ना? सिर्फ समझाने के लिए। समझ में आ गया ना ये चीज? अब सपोज करो आपसे पूछ लेता है परसेंटेज में वैल्यूज, परसेंटेज में पूछ लेता है। मान लो आपसे पूछ लिया टी 87.5% कैलकुलेट करके बताओ। अब मेरे पास ये बना हुआ ही नहीं है, मेरे पास तो ये बना हुआ ही नहीं है, तो कैसे करेंगे? सुनना ध्यान से। आपसे पूछा जा रहा है टी 87.5% कैलकुलेट करो। याद करो मैंने इसका मतलब आपको बताया था, क्या था मतलब? 87.5 क्या हो गया? खत्म। तो बचा कितना? 12.5। मतलब मैं कह सकता हूं 100 से शुरू होना है और कब तक नहीं रुकना? जब तक 12.5 नहीं आ जाए। 1 2 3 3 टी हाफ। बात समझ में आ रही है? अब सपोज करो कोई बोल दे कैलकुलेट टी 93.75%। रुको तो सही, वो तो चीटिंग करके बता रहे हो आप, है ना? मुझे एक बात बताओ, टी 93.75% का मतलब क्या है? 93.75% खत्म हो गया, तो बचा कितना? 6.25। तो 100 से शुरू हो और कब तक मत रुकना? जब तक 6.25 ना आ जाए। आधा आधा करते रहो, 100 50 25 12.5 6.25 कितनी हो गई? 1 2 3 4 4 टी हाफ। ये बात समझ में आ रही है? क्या उसकी जरूरत पड़ेगी? परसेंटेज में जरूरत तो नहीं पड़ेगी, परसेंटेज वाला तो आसान ही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आते हैं फ्रैक्शन की बात करने के लिए, है ना? इसको तो मिटा देता हूं, मुझे नहीं लगता इसको लिखने की जरूरत पड़ेगी, है ना? वो तो यहीं पे लिखा हुआ है ना? फ्रैक्शन का समझना, ये बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कचरा बना दोगे देखना भी आप। सपोज करो आपको बोल दे टी 7/8 कैलकुलेट करो। अब आप मुझे बताओ टी 7/8 का मतलब क्या होता है? 7/8 खत्म हो गया, तो बचा कितना? बच्चा कितना नहीं है, ये बचा कितना है। बचा कितना? 1/8। अब आप मुझे बताओ 1/8 को हाफ के टर्म्स में कितनी बार लिखूं? हैं? 3 बार। तो यहां पर मैंने आधा कितना लिखा? हाफ कितना लिखा? 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स टी हाफ। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? नहीं आ रहा? कोई बात नहीं। टी 31/32। मुझे एक बात बताओ, बचा कितना? अच्छा पहले तो बताओ खत्म कितना हुआ? 31/32 खत्म हुआ, तो बचा कितना है? 1/32।
तो बचा कितना 1/32। अब आप मुझे बताओ 1/32 को 1/2 के टर्म्स में कितनी बार लिखूं? कितनी बार हाफ लिखा? 5 बार हाफ लिखा तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स टी हाफ। 5 बार हाफ लिखा ना तो ये कितना हो जाएगा 5 टाइम्स टी हाफ। अब मुझे बताइए इसकी जरूरत पड़ेगी? ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को? ठीक है। अच्छा एक और चीज देखते हैं, सुनना भी इधर। जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बीच में कंपैरिजन करते हैं अभी अपन। ठीक है, मुझे एक चीज समझ में आती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की खास बात क्या थी? वह यूनिटरी मेथड लगता है ना। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की खास बात क्या है कि अगर रिएक्शन डेफिनेट फ्रैक्शन से खत्म हो रही है तो टाइम सेम लगेगा। ये बात समझ में आ रही है ना? अच्छा अब सपोज करो आपको बोल दिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना, यहां से लेकर यहां तक जाने में टाइम लग रहा है 20 मिनट और ये गिवन है आपको, है ना। 100 से लेकर 50 तक आने में टाइम कितना लग रहा है? 20 मिनट लग रहा है आपको। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है 50 से 25 आने में कितना टाइम लगेगा? 25 से 12.5 आने में कितना टाइम लगेगा? 12.5 से 6.25 आने में कितना टाइम लगेगा? और 6.25 से 3.125 आने में कितना टाइम लगेगा? मतलब ये वैल्यूज आपको बतानी है, ये वैल्यू बतानी है, ये पूरी वैल्यू नहीं बतानी है, ये वाली वैल्यू बतानी है ना। तो आप मुझे बताओ यहां पर खत्म कितना हुआ? 50। 50 खत्म हुआ कितनी देर में? 20 मिनट में। तो खत्म कितना हो रहा है? 25। तो 50 खत्म हो रहा है 20 मिनट में, तो 25 होगा 10 मिनट में, 12:30 होगा 5 मिनट में, 6:15 होगा। इससे ज्यादा हिंदी नहीं आती है मुझे, तो 3.125 होगा 1.25 मिनट में। अरे बात समझ में आ रही है? 1.15 तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर बात समझ में आ रही है क्या कर रहे हैं अपन, है ना। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर की। ठीक है, अच्छा यहां से लेकर यहां तक आने में टाइम लग रहा है 20 मिनट, ये गिवन है। तो यहां से यहां तक आने में, यहां से यहां तक आने में, यहां से यहां तक आने में, यहां से यहां तक आने में डेफिनेट फ्रैक्शन से रिएक्शन खत्म हो रही है, टाइम क्या लगेगा? सेम लगेगा। बात समझ में आ रही है? शक्ल मत देखो, फटाफट लिखो अब इसको। हाँ जी बोलिए, आप क्या कह रहे थे? टी हाफ में यही आएगा, टी हाफ में यही पूछेगा आपसे, ज्यादा से ज्यादा और क्या पूछ लेगा? 63/64? नहीं। लिख लिया? ध्यान से कॉपी करना, ये जो एरो बना रखे हैं ना, ये समझ में आ रहा है ना किसके हैं ये, है ना। ध्यान से बनाना इनको। बना लिया? फटाफट बनाओ, इनको हाईलाइट बाद में कर लेना। बाद में कर लेना हाईलाइट, फटाफट बना लो।
बना लिया? मुझे क्वेश्चन कराना है यहाँ पर। ये लिख लिया क्या? फटाफट लिखो इसको। ये लिख लिया होगा। हो गया? क्वेश्चन लिखो। "75% of a first order reaction, 75% of a first order reaction gets completed in 75% of a first order reaction gets completed in 4 hours. 4 hours. Full stop. Calculate the time required for T 87.5% completion. Calculate the time required for 87.5%. Calculate the time required for 87.5% completion of reaction. सॉल्व करो इसको। ऐसे नहीं बताना डायरेक्टली, फॉर्मूले से करो। कितना आ रहा है? 6 आवर्स आ रहा है? अभी फॉर्मूले से करें, मजा आएगा। फॉर्मूले से करते हैं। देखो T 75% दे रखा है 4 आवर्स, है ना? और याद करो T 75% का अपन फॉर्मूला देख चुके हैं। क्या देखा था अपन ने? 2 टाइम्स टी हाफ, है ना? तो मैं इसको लिख सकता हूं T 75% इज इक्वल टू 2 टाइम्स टी हाफ। टी हाफ कितना होता है? 0.693 बाय के, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 4। तो मैं कह सकता हूं के कितना आ जाएगा? के हो जाएगा 0.693 बाय 2 आर इनवर्स। बोल सकता हूं ऐसे, ये 4 इधर आएगा, के उधर जाएगा, 2 और 4 कैंसिल आउट होगा, डिनोमिनेटर में 2 रह जाएगा, के की वैल्यू आ गई, है ना? अब मान लेते हैं लेट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 100 मोलर। ये मैंने मान लिया, अपनी कन्वीनियंस के लिए मान लिया, कुछ बोल नहीं रहा है तो बाय डिफॉल्ट अपन ने मान लिया 100 मान के चलोगे फटाफट आंसर आएगा। ठीक है, 1 मत मानना, गड़बड़ हो जाएगी। अब अगर बात करें, मुझे क्या निकालना है? T 87.5%। इसका फॉर्मूला अपन ने देखा नहीं था, कोई बात नहीं। क्या करेंगे? केटी वाला एक्सप्रेशन लगा लेंगे। केटी वाला एक्सप्रेशन क्या लगाएंगे? केटी 87.5% इज इक्वल टू 2.303 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन कितना माना है? 100। 80 की वैल्यू क्या रखूं? 80 क्या रखूं? 80 क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इस टाइम पे कितना है? इसका मतलब होता है 87.5% खत्म हो गया, बचा कितना? 12.5। 12.5 और ये हो जाएगा 2 4 8। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, के की वैल्यू मुझे पता है, तो T 87.5% इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय 0.693। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो इंटू 2 इंटू लॉग 8 है, लॉग 8 को लिख सकता हूं 3 log 2। 3 log 2 मतलब ये हो गया 3 इंटू 0.3010।
2.303 इंटू 0.3010 0.693 के बराबर होता है 6 आवर्स। ठीक है। और अगर ट्रिक की बात करूं, ये तो फिर भी मैंने इतनी जल्दी सॉल्व कर लिया उसकी कैलकुलेशन, है ना। अब अगर ट्रिक की बात करें तो मुझे एक चीज समझ में आती है, T75% आपको दे रखा है कितना, 4 आवर्स, है ना। अब T75% में कितनी हाफ लाइफ आती है ये अपन को देखना है। मुझे पता है, आपको पता है ना। पर अगर अपन निकाले तो कैसे करेंगे, 75% खत्म हो गया तो बचा कितना, 25। तो 100 से शुरू हो जाओ और तब तक मत रुकना जब तक 25 ना आ जाए। आ गया। कितनी हाफ लाइफ आ गई, 1 2, कितनी हो गई, 2 टी हाफ। तो मैं यहां से कह सकता हूं टी हाफ की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2 आवर्स के बराबर। अब निकालना क्या है, टी 87.5%। इसका मतलब क्या होता है, 87.5% खत्म हो गया, बचा कितना, 12.5। तो शुरू हो जाओ और तब तक मत रुकना जब तक, कितनी हाफ लाइफ, 1 2 3, मतलब कह सकता हूं ये कितना हो जाएगा, 3 टी हाफ, और ये हो जाएगा 3 इंटू 2, 6 आवर्स। ये बात समझ में आ रही है। ऑल्दो ये मैंने बहुत स्टेप बाय स्टेप करके आपको बताया है, समझाया है, हर एक चीज समझाई है आपको। यहां पर डायरेक्टली पता था T75% 2 टी हाफ होता है, ये तो फॉर्मूले भी अपन ने देखा था। तो आ जाएगा टी हाफ 2। और 87.5% की बात करें तो आपको पता हो 3 टी हाफ, नहीं तो निकाल भी लोगे तो इतना नहीं करना पड़ेगा, इतना टाइम नहीं लगेगा आपको, फटाफट आ जाएगा। ठीक है। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। हर क्वेश्चन को अपन को फॉर्मूले से भी इसलिए करना है क्योंकि मैं अभी भी आपको बोल रहा हूं और समझा रहा हूं कि हर क्वेश्चन इससे नहीं होगा। हाँ, मैक्सिमम क्वेश्चन इससे हो जाएंगे पर हर क्वेश्चन इससे नहीं होगा, तो अपन को फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, लिखो इसको फटाफट। अगर बोर्ड में ट्रिक से कर लिया ना तो उनको ये लगेगा कि आपने चीटिंग करी है। मजाक नहीं कर रहा हूं, वो उनको समझ में आएगा ये। अभी मैं आपको ये बताता, अभी मैं आपको ये बताता, ये नहीं बताता, मैं आपको ये पूरा मेथड बताता, आपको फॉर्मूले पता है, ये नहीं बताता, ये कर देता है, कहते हैं ये क्या कर दिया, हे करते रह जाते फिर, है ना। तो बोर्ड में ऐसी गलती मत करना ये करने की। ऑनलाइन में कह रहे बोर्ड में 5 मार्क्स में आया तो ये करेंगे क्या। लिख लिया। एक और क्वेश्चन करेंगे अपन, आराम से लिखो। कोई बात नहीं, पता है मुझे। ब्रेक का क्या करोगे आप लोग यार, वैसे ही मजे कर रहे हो। लेक्चर चलता है क्या यहाँ पर। क्वेश्चन लिखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ T15/16 अपॉन T7/8। फाइंड द वैल्यू ऑफ, बोर्ड पे लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ
T15/16 divided by T7/8 for first order reaction. For first order reaction. बात समझ में आ रही है? पर अगर फॉर्मूले से करोगे 2 बार लगाना पड़ेगा। केटी वाला फॉर्मूला, केटी वाला फॉर्मूला, दोनों को डिवाइड करोगे, के से के कैंसिल आउट होगा, 2.303 से 2.303 कैंसिल आउट होगा, फिर लॉग वाली टर्म सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली आ जाएगा 4/3। पर अगर यहां से करें तो मुझे एक चीज समझ में आती है, T15/16 का मतलब क्या होता है? 15/16 खत्म हो गया, बचा कितना? 1/16। 1/16 को 1/2 के टर्म से कितनी बार? 4 टाइम्स T हाफ। T7/8, 7/8 खत्म हो गया, बचा कितना? 1/8। 1/8 को 1/2 के टर्म्स में 3 बार, तो ये हो गया 4/3। ये बात समझ में आ रही है? एक और क्वेश्चन लिखो, घर से करके लाना। For reaction A gives B, for reaction A gives B, सेमीकोलन लगा के लिखना, फर्स्ट ऑर्डर T99% is equal to 10 मिनट। T99.9% कैलकुलेट करना है आपको। अच्छा, एक और चीज यहां पर देखो, इस चार्ट में ना क्या करना, यहां पे यूं टक 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 करके लिखना, T99.9% इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स टी हाफ होता है। अगर ये चीज 10 बार करोगे तो अल्टीमेटली यहां तक पहुंच जाओगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये लिख लेना, और ये आपको फाइंड करना है ना? करना। T99 आपको दे रखा है, T99.9 आपको फाइंड करना है। किसमें नहीं बनेगा? मैंने आपको बोला ना कि हर क्वेश्चन इससे नहीं बनेगा, इसलिए फॉर्मूला भी अपन को आना पड़ेगा, आना चाहिए। पर मॉड्यूल में ऐसे बहुत सारे 7-8 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो इससे डायरेक्टली बन जाएंगे। दिमाग लगाओ अपना। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।